हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और आइए आज हम लोग एक अच्छा सा सुंदर सा पॉइंट पढ़ते हैं, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। दोस्तों देखिए, एक दो पॉइंट समझना बहुत ही आवश्यक है। एक ये कि भाज्य क्या है, एक ये कि भाज्य क्या है, और दूसरा ये कि अभाज्य क्या है। तो दोस्तों देखिए, भाज्य किसे कहते हैं और अभाज्य किसे कहते हैं। तो दोस्तों यहां पर देखिए, भाज्य क्या है। तो भाज्य जो पूरा पूरा कट जाए उसे हम लोग भाज्य कहते हैं। और अभाज्य किसे कहते हैं, जो अपने और एक से दो से भाग लगे, यानी कि एक खुद, यानी कि मान लीजिए देख लीजिए 11 एग्जाम्पल में हम दे दिया अभाज्य का 11। तो ये 11 क्या है। अब देखिए, ये एक अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या है। ये सिर्फ अपने आप से कटता है, यानी 11 से कटता है, 11 से भाग लगता है और एक से भाग लगता है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। जैसे कि देख लीजिए 5, जैसे कि देख लीजिए 7, 2, 13 हो गया, 17 हो गया। ये सब सारे क्या हैं, तो ये सब सारे अभाज्य संख्या हैं। 17 हो गया, 23 हो गया, 19 हो गया, ये सारे क्या हैं, ये अभाज्य संख्या है। और भाज्य संख्या किसे कहते हैं, मान लीजिए 12, मान लीजिए 14, ये सारे क्या है, ये भाग लग जाते हैं। 2 से भी लग रहा है, 3 से भी लग रहा है, 4 से भी लग रहा है, खुद से लग रहा है, 1 से लग रहा है, भाग जा रहा है बहुत सारी संख्या से। लेकिन आप जब भी देखिए, अभाज्य संख्या किससे लगता है, मात्र 2 से। एक खुद, 2 ही संख्या है जिससे ये भाग लगता है, एक खुद और एक 2 से ये सब भाग लगता है, 2 संख्या से। तो ये सारे क्या हो गए, अभाज्य संख्या, और ये हो गए भाज्य संख्या। दोस्तों अंक गणित की आधारभूत प्रमेय के लिए समझने के लिए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल लिए, उदाहरण क्या कि 210 एक भाज्य संख्या है। दोस्तों अंक गणित की आधारभूत प्रमेय सिखाता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या के अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो चलिए हम इसे अभाज्य संख्या में व्यक्त करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे अभाज्य संख्या में तोड़ करके। तो देखिए, ये हम पहले 2 से इसे लगाते हैं। 2 कितना बार, एक बार। यहाँ आ गया मेरा 10 और ये 5, तो ये कितना आ गया 5। अब इसे हम लोग कितना से लगाएं, देखिए 3 से ये पूरा कट रहा है। तो 3 से 3 तिया 9, 3 पचे 15। अब हम किससे लगाएंगे, 5 से लगाएंगे। अब ये कितना बचा, 7 बचा। तो देखिए दोस्तों, ये जो जितने भी संख्या आया है, ये सारे अभाज्य संख्या है। 2 भी एक अभाज्य है, 3 भी, 5 भी और 7 भी, ये सारे क्या है, अभाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या से अभाज्य संख्या में व्यक्त कर ले, उसी वो क्या कौन सिखाता है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय यही सिखाता है हम लोगों को। अब आइए इसे हम लोग सजाते हैं। 210 है, इसे हम लोग जब अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7, इस रूप में हम लोग लिखेंगे। दोस्तों एक चीज और यहाँ पर समझने वाली बात है, यदि हम यहाँ लिख दें 5 गुना 3 गुना 2 गुना 7, तो मान में कोई बदलाव नहीं आएगा, कोई बदलाव नहीं आएगा। और यदि हम फिर से मान ले, यहाँ पर अगर हम लिख लें 7 गुना 5 गुना 3 गुना 2, मान में कोई बदलाव नहीं आएगा, सेम ही है। लेकिन यहाँ पर इसे माना गया है यूनिक। किसे, इसको, इस टर्म जो है देखिए यहाँ पर कि 2 गुना 3 गुना सारे बढ़ते 2 3 5 7 11, ये सारे हैं, ये अभाज्य संख्या है। इसी को यहाँ पर कौन, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय इसे यूनिक माना है, इस स्टेप को। तो दोस्तों अब आइए हम लोग एग्जांपल 5वां उदाहरण 5 को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये आपके बोर्ड के स्क्रीन पर आ गया होगा उदाहरण नंबर 5, और इसे हम लोग पढ़ते भी हैं। देखिए क्या है, संख्याओं 4 पर पावर n पर विचार कीजिए, जहां n एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या तो हम लोग पढ़ा चुके हैं, प्राकृत 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, यानी कि इनफिनिट तक जा सकता है वो। आगे देखिए, जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है, n का कोई ऐसा मान, यही पूछ रहा है, n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है। अब देखिए दोस्तों, आइए इसे हम लोग अब सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, बोल रहा है 4 पर पावर n,
4 पर पावर n बोल रहा है। तो दोस्तों ये 4 पर पावर n बोल रहा है, तो ये एक क्या है, भाज्य संख्या है। इसे हम लोग अभाज्य में तोड़ते हैं। तो यहां ज्यादा से ज्यादा इसे क्या कर सकते हैं, 2 गुना 2 का होल पर पावर n दे दिए। क्यों, क्योंकि n यहां पावर है। अब इसे हम लोग 2 को, अब एक चीज और यहां पर सीखिए कि यदि 3 है, गुना में 3 गुना में 3, तो जब गुना में रहे तो 3 के पावर 3 हम लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये 3 गुना में के ठो है, 3 ठो है। इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। यदि मान लीजिए 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4, ऐसा 4 ठो 5 ठो है, तो 5 ठो 4 है, सारा क्या है, गुना में है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 4 पर पावर 5 लिख देंगे। इससे क्या पता चल जाएगा कि 4 जो है वो 5 बार गुना किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है इसे 4 को हम लोग तोड़ दिए। इसे ये देख लीजिए, 2 एक क्या है, अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या है। तो 2 गुने 2 को हम लोग लिख सकते हैं 2 पर पावर 2, आराम से लिख सकते हैं। तो आइए 2 पर पावर 2 लिख सकते हैं हम लोग, और यहाँ पर पावर n है। और दोस्तों यहाँ पर आप जान लीजिए कि कभी भी आपको लगे कि 4 गुना, यहाँ पर पावर 4 के पावर 5 है, गुना में 4 के पावर 6 है, ठीक है। तो दोस्तों अब इतना जान लीजिए कि बेस यदि समान रहे, आधार यदि समान रहे, तो घात यानी कि पावर जुटता है। यानी क्या होता है, जुटता है, जोड़ा जाता है और लिखा जाता है। जैसे 4 और 4 इंटू में रहे, बेस समान रहे, तो हम लोग 4 लिखेंगे और घात को जोड़ करके लिख देंगे। 5 और 6 कितना हुआ, 11 हो गया। तो वो ऐसे लिखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर क्या किया हम लोग, एक इस पर था और एक इस पर था, तो 1 और 1 2 हो गया। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ इंटू में, यहाँ 2 और n इंटू में, तो जब भी ऐसा आपको लगे कि पावर है 2 के पावर यहाँ पर मान लीजिए 3 है और फिर ब्रैकेट के बाहर 2 है, तो क्या कीजिए, ये दोनों को गुना कर दीजिए। यानी कि बेस को वही रहने दीजिए और 3 और 2 को गुना करके लिख दीजिए 6 पावर। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर क्या होगा, 2 और n गुना होगा, और गुना होने के बाद क्या लिखाएगा, 2 पर पावर 2n। तो दोस्तों अब इतना जान लीजिए कि प्रश्न क्या बोल रहा है कि n के जगह पर कोई ऐसा मान रखिए कि जब आए संख्या तो उसके अंत में 0 हो। तो आप इतना जरूर जान लें कि जब भी अंत में 0 आने की बात कर रही हो तो उसमें 5 से गुना होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप 90 है, अब इसमें किस से गुना किया गया तभी 90 बना है। तो अब मान लीजिए कि 2 गुने कितना आ गया, 2 गुने 5 गुना 9, कितना है, 2 गुना 5 गुना 9, यानी 2 दुना 2 पच्चीस 10 और 10 9 90। यानी कि 0 बनाने के लिए हमें 5 से गुना करना पड़ रहा है 2 में, तब डायरेक्ट क्या हो जा रहा है, 0 बन जा रहा है। अब आइए हम 10 को देखते हैं, 10 को, तो यहाँ पर 2 गुना 5, यहाँ 0 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ रहा है, 2 को 5 से गुना करना पड़ रहा है। यदि ये यहाँ पर 2 है, यहाँ यदि हम 5 से गुना कर दें तो यहाँ जो भी पावर होगा अंत में 0 आएगा। यदि आप 2 पर पावर n रखिएगा और कितनों ही आप यहाँ लिखिएगा तो ये 0 आना संभव नहीं है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जब भी 2 बेस में आए तो वहां पर हम लोग 5 से गुना करेंगे तभी वो जाकर के 0 बनेगा, और यहाँ 5 से हम गुना कर नहीं सकते क्योंकि प्रश्न ही यही बोल रहा है। तो n में ऐसा कोई ऐसा मान बैठेगा, n में ऐसा कोई ऐसा मान बैठेगा, मान चलिए हम बैठाते हैं, यहाँ बैठा देते 2, कितना बैठा दिए, 2 बैठा दिए, तो 2 दुना 4 हो गया। अब 2 पर 4 बार पढ़िए, नहीं आएगा। यदि हम यहाँ पर लिख दिए 5 दुना 10, 10 को 2 को 10 बार पढ़िए, नहीं होगा। इससे क्या पता चल रहा है कि 2 पर n के पास कितनों ही पावर दीजिए वो 0 नहीं आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर ये सिद्ध हो गया कि n जो है के पास कोई भी संख्या ऐसा नहीं है कि वो अंतिम में 0 बना दे, संख्या के अंतिम में 0 बना दे। तो ऐसा कोई संख्या नहीं है दोस्तों जिससे कि ये इसका संख्या मेरा 0 बना दे। तो इसे ये आपको पूरा सिद्ध हो गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि यहाँ पर, तो दोस्तों यहाँ लिखे हम, यहाँ 4 के पावर n है, 4 के पावर n है, तो अंक के अंत में 0 नहीं आएगा क्योंकि n का ऐसा कोई मान नहीं जो अंत में 0 ला सके। तो यह सिद्ध हो गया कि ऐसा कोई मान नहीं है।
तो आइए दोस्तों अब हम लोग उदाहरण 6 पढ़ते हैं। संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड खंडन विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। कितना है? 6 और 20 है। आइए दोस्तों एग्जाम्पल 6 को देखते हैं हम लोग। 6 और 20 बोला है का एचसीएफ और एलसीएम निकालने बोला है। तो आइए दोस्तों 6 को हम लोग क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड में इसे तोड़ते हैं। तो 2 से 2 तिया 6। अब चलिए हम 20 को तोड़ते हैं। 2 से 10 बार में। अब फिर 2 से कितना बचा? 5। तो दोस्तों यहां पर हम लोग 6 बराबर हम लिख सकते हैं 2 गुना 3, और यहां हम लोग लिख सकते हैं 20 बराबर 2 गुना 5। तो दोस्तों ये आप देख लिए कि इसका ये जो भाज्य संख्या है, इसका ये क्या है? अभाज्य गुणनखंड है। ये अभाज्य है, ये अभाज्य, ये सारे अभाज्य हैं। तो दोस्तों ये जो 20 है ये 2 गुना 2, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। तो चलिए हम इसे इसका घात को जोड़ देते हैं। आधार सेम रहेगा और घात जुट जाएगा। तो दोस्तों घात का मतलब होता है पावर। तो दोस्तों यहाँ पर एचसीएफ यदि हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे? एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने का क्या विधि है? सो आप देखिए, एचसीएफ निकालने के लिए इन दोनों में हम लोग कॉमन ढूंढेंगे, यानी कि उभयनिष्ठ। तो कॉमन ढूंढेंगे और कॉमन ढूंढने के बाद जो कॉमन मिलेगा उस पर पावर सबसे छोटा होना चाहिए। जैसे यहां पर कॉमन कोई मिल रहा है 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें है, इसमें नहीं, 5 इसमें, इसमें नहीं है। तो 2 है दोनों में, लेकिन सबसे पावर सबसे छोटा दोनों में से किसमें है? इसमें है। किसमें है? इसमें है। 1 है, इसमें 2 है। तो इसका अर्थ है ये जो है यही मेरा क्या हो गया? एचसीएफ हो गया। यही मेरा क्या हो गया? एचसीएफ हो गया। और एलसीएम के लिए क्या है? देखिए एलसीएम के लिए कि आप सबसे पहले दोनों में कॉमन ढूंढिए, यानी उभयनिष्ठ ढूंढिए। तो यहाँ 2 मिल गया, और 2 मिलने के बाद जो मिल जाएगा कॉमन उस पर आप हाईएस्ट पावर देखिए, यानी कि घात ज्यादा जो है उसी को उठाइए। घात इसमें कितना है? 2 है, तो इसी को हम लोग उठाते हैं। 2 पर पावर 2 है, और जो बच जाए कॉमन के बाद लेने के बाद जो बच जाए उसे सभी लिख दीजिए, यानी यहाँ 5 भी लिखाएगा और 3 भी। अब इन्हें गुना कर दीजिए। ये हो गया 4 या 12 और 12 25 60। तो दोस्तों यहाँ पर एचसीएफ मेरा क्या निकल गया? 2 निकल गया, और एलसीएम मेरा क्या निकल गया? 60 ही निकल गया। तो आप लोग यहाँ समझ गए होंगे, यहाँ पर उतना लैंग्वेज अदर वगैरह लिखने की आवश्यकता नहीं है।